-30 डिग्री की जमा देने वाली ठंड, रात का अंधेरा। अचानक कुछ ऐसा होता है कि 9 लोग अपना टेंट अंदर से फाड़ते हैं और जान बचाने के लिए बर्फीले तूफान में नंगे पैर भागने लगते हैं। पीछा करने वाले का कोई निशान नहीं। फिर वो भाग किससे रही थी? महीनों बाद जब उनकी लाशें मिली तो शरीर पर एक खरोंच नहीं थी, लेकिन अंदर हड्डियां चकनाचूर थीं, आंखें गायब और कपड़ों पर भारी रेडिएशन। ये ड्यातलॉव पास का वो खौफनाक सच है जो आज आपकी नींद उड़ा देगा। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जिसे दुनिया ड्यातलॉव पास इंसिडेंट के नाम से जानती है। लेकिन जो थ्योरी आज तक आपको इंटरनेट पर बताई गई है वो सिर्फ एक छलावा है। आज मैं आपको उन बर्फ की वादियों के उस सच तक ले जाऊंगा जिसे सुनकर शायद आज रात आपको नींद ना आए, क्योंकि असली खौफनाक हिस्सा तो अभी शुरू होने वाला है। जनवरी 1959 का समय था। रूस की उराल पहाड़ियां, जिन्हें पार करना अच्छों के बस की बात नहीं थी। इगोर ड्यातलोव 23 साल का एक आम लेकिन बेहद होनहार और अनुभवी हाइकर। इगोर और उसके 8 दोस्त, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे, उराल माउंटेन्स के सबसे मुश्किल ट्रैक पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। ये सभी यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स थे। ये कोई नौसिखिए नहीं थे, बल्कि ग्रेड 2 हाइकर्स थे, जिन्हें इस ट्रिप के बाद ग्रेड 3 का सर्टिफिकेशन मिलने वाला था, जो उस समय सोवियत यूनियन में सबसे बड़ा माउंटेनियरिंग सर्टिफिकेट था। वो जवान थे, उनके सपने थे। जिनाइडा नाम की एक लड़की तो ट्रिप के दौरान अपनी डायरी में लिख रही थी कि वो इस एडवेंचर को लेकर कितनी एक्साइटेड है। अगर आप उनकी ट्रिप की शुरुआती तस्वीरें देखें तो वो हंस रही हैं, एक दूसरे के साथ मजाक कर रही हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे वो हमारे और आपके जैसे ही आम लोग हैं, जो बस अपनी जिंदगी का एक यादगार सफर जी रही हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वो एक ऐसी जगह की तरफ कदम बढ़ा रही हैं जिसे वहां के स्थानीय मानसी आदिवासी खोलात स्याख्ल कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है मौत का पहाड़। सफर शुरू होता है। मौसम खराब होने लगता है। 1 फरवरी 1959 की शाम तक बर्फीला तूफान इतना भयंकर हो जाता है कि उन्हें अपना रास्ता भटकना पड़ता है। रात गुजारने के लिए वो उस मौत के पहाड़ की ढलान पर अपना टेंट लगाते हैं। वो खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, कैमरा में एक आखिरी तस्वीर भी क्लिक करते हैं जिसमें सब टेंट लगा रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रात के करीब 10 बज रही होंगी। बाहर का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आज तक दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग को उलझा कर रखा है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप उस टेंट में अपने दोस्तों के साथ सो रहे हैं, बाहर खून जमा देने वाली हवाएं चल रही हैं। अचानक कोई ऐसी चीज होती है, कोई ऐसी आवाज या कोई ऐसा खौफ आपके सामने आता है जो इतना भयानक है कि आप टेंट का दरवाजा खोलने का भी इंतजार नहीं कर पाते। आप अपने हाथ में पकड़े चाकू से टेंट को अंदर से फाड़ते हैं और -30 डिग्री की उस जानलेवा ठंड में बिना जूते पहने, बिना जैकेट पहने, बस पागलों की तरह अंधेरे में भागने लगते हैं। अगर आप उनकी जगह होते तो ऐसी कौन सी चीज होगी जो आपको ये कदम उठाने पर मजबूर कर देगी? मौत का डर या मौत से भी भयानक किसी चीज का खौफ? जब कुछ दिनों तक इगोर और उसकी टीम वापस नहीं लौटी तो उनके घर वालों ने दबाव डाला और एक बहुत बड़ी सर्च टीम उन्हें ढूंढने निकली। हेलीकॉप्टर्स और सेना को भी बुलाया गया। 26 फरवरी को उन्हें वो टेंट मिला। टेंट आधा बर्फ में दबा था, लेकिन वो अंदर से बुरी तरह फटा हुआ था। सर्च टीम के रोंगटे तब खड़े हो गए जब उन्होंने टेंट के बाहर बर्फ पर पैरों के 9 जोड़ी निशान देखे। कुछ निशानों में सिर्फ मोजे पहने हुए थे, कुछ में एक ही जूता था और कुछ नंगे पैर थे। ये निशान ढलान की तरफ जंगल की ओर जा रहे थे, लेकिन ये निशान सिर्फ 500 मीटर तक ही दिखे। उसके बाद बर्फ ने उन्हें ढक दिया था। सर्च टीम ने निशानों का पीछा किया। जंगल के किनारे एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे उन्हें राख मिली। वहां एक छोटी सी आग जलाई गई थी और उसी पेड़ के पास उन्हें पहली 2 लाशें मिली। दोनों सिर्फ अपने अंडरवेयर में थे। उन्होंने पेड़ की शाखाएं तोड़ने की कोशिश की थी, शायद आग जलाने के लिए या फिर पेड़ पर चढ़कर किसी चीज से बचने के लिए,
क्योंकि पेड़ की 15 फीट तक की टहनियां टूटी हुई थी और उन दोनों के हाथों की चमड़ी छिलकर हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। क्या वो किसी चीज से छिपने की कोशिश कर रही थी या फिर वो दूर टेंट की तरफ कुछ देखने की कोशिश कर रही थी? पेड़ और टेंट के बीच के रास्ते में उन्हें 3 और लाशें मिली, जिनमें ईगोर द्यातलोव भी शामिल था। उनकी पोजीशन देखकर साफ लग रहा था कि वो वापस टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड से जम जाने के कारण रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। यहां तक तो कहानी एक दुखद हादसे जैसी लगती है, शायद हाइपोथर्मिया, शायद पैनिक। लेकिन रुकिए, आपको क्या लगता है मिस्ट्री खत्म हो गई? नहीं। जो बाकी के 4 लोग थे, उनकी लाशें 2 महीने बाद मई के महीने में मिली, जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई। और जब वो लाशें मिली तो इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ गए। ये चारों लाशें उस पेड़ से कुछ दूरी पर एक खाई में 13 फीट गहरी बर्फ के नीचे दबी थीं और इनकी मौत ठंड से नहीं हुई थी। जब इनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई तो सोवियत सरकार तक हिल गई। उनमें से एक की खोपड़ी बुरी तरह टूटी हुई थी। 2 लोगों की पसलियां इस कदर चकनाचूर थीं जैसे किसी ने उन्हें बहुत ऊंचाई से फेंका हो या कोई बहुत भारी चीज उन पर गिरी हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके शरीर पर बाहर से कोई भी खरोंच या घाव नहीं था। अंदर की हड्डियां पाउडर बन चुकी थीं, लेकिन बाहर की स्किन एकदम सही थी। ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि ये चोटें किसी इंसान के बस की बात नहीं है। इसका प्रेशर एक तेज रफ्तार कार क्रैश जितना था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब लाशों को ध्यान से देखा गया तो एक लड़की ल्यूडमिला की जीभ गायब थी। उसकी आंखें उसके सॉकेट से निकाल ली गई थीं। एक और लाश की भी आंखें गायब थीं। सोचिए, 9 लोग, एक वीरान पहाड़, कोई हथियार नहीं, कोई बाहरी इंसान या जानवर का निशान नहीं। फिर ये किसने किया? उस वक्त की सोवियत पुलिस ने तुरंत एक केस फाइल किया। थ्योरीज बनने लगी। सबसे पहली थ्योरी थी कि वहां रहने वाले मानसी आदिवासियों ने उन्हें मार दिया होगा, क्योंकि वो लोग उनके पवित्र पहाड़ पर चले गए थे। लेकिन वहां मानसी लोगों के कोई पैरों के निशान नहीं थे और मानसी लोग बहुत शांति प्रिय होते हैं, वो ऐसा क्रूर मर्डर नहीं कर सकते। फिर कहा गया कि शायद एवलांच आया होगा, लेकिन टेंट तो अपनी जगह पर खड़ा था और जहां टेंट लगाया गया था वहां की ढलान इतनी कम थी कि वहां एवलांच आ ही नहीं सकता। अगर एवलांच आता तो टेंट बह जाता। चीजें तब और रहस्यमयी हो गईं जब एक और बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। क्या आप जानते हैं कि उन आखिरी 4 लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे, जब उनकी जांच हुई तो उनमें रेडियो एक्टिविटी का लेवल बहुत ज्यादा था। इतने सुनसान पहाड़ पर जहां मीलों तक कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं है, वहां उनके कपड़ों पर रेडिएशन कहां से आया? यही वो पॉइंट था जहां इन्वेस्टिगेशन को अचानक रोक दिया गया। सरकार ने रातों रात सारी फाइल सील कर दी। इन्वेस्टिगेटर्स को चुप करा दिया गया और लीड इन्वेस्टिगेटर लेव इवानोव को केस बंद करने का सख्त ऑर्डर मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी गई, इन 9 लोगों की मौत एक अज्ञात शक्तिशाली प्राकृतिक बल, अननोन कंपेलिंग फोर्स के कारण हुई है। बस। इसके बाद अगले 3 सालों तक उस पूरे पहाड़ी इलाके में किसी भी आम इंसान या हाइकर के जाने पर बैन लगा दिया गया। अब जरा दिमाग लगाइए, अगर ये एक नॉर्मल हादसा था तो सरकार ने इतना बड़ा कवर अप क्यों किया? रेडिएशन की बात क्यों छिपाई गई? साल 2020 तक ये फाइल्स दबी रहीं, लेकिन जब सच परत दर परत खुलने लगा तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देंगी। आपको याद है, मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। सुनिए। उस रात उसी पहाड़ से कुछ किलोमीटर दूर हाइकर्स के एक दूसरे ग्रुप ने आसमान में अजीबोगरीब चमकते हुए नारंगी रंग के गोले, ऑरेंज स्फीयर्स देखे थे। उन्होंने बताया कि वो गोले बिना किसी आवाज के हवा में तैर रहे थे। जब डियाटलोव पास की उन 9 लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उनके रिश्तेदारों ने नोटिस किया कि उनकी स्किन का रंग अजीब सा नारंगी और भूरा हो गया था। उनके बाल एकदम सफेद हो चुके थे, जैसे वो रातों रात बूढ़े हो गए हों। तो क्या वो किसी
टॉप सीक्रेट मिलिट्री वेपन टेस्टिंग का शिकार हुए थे? क्या सोवियत यूनियन उस इलाके में कोई ऐसा न्यूक्लियर या पैराशूट माइन टेस्ट कर रहा था जिसकी वजह से आसमान में तेज धमाका हुआ? टेंट में सो रही वो 9 लोग बहरे हो गए, पैनिक में टेंट फाड़ा और बाहर भागी। और क्या उसी धमाके के शॉकवेव की वजह से उन 4 लोगों की हड्डियां बिना बाहरी चोट के चकनाचूर हो गईं? ये थ्योरी बहुत कुछ समझाती है, रेडिएशन भी और सरकार का कवर अप भी। लेकिन आज के आधुनिक वैज्ञानिकों ने एक और थ्योरी दी है जिसे कार्बन वॉर्टेक्स स्ट्रीट कहा जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक माइंड ट्रिक है। जब तेज हवाएं किसी पहाड़ की खास शेप से टकराती हैं, तो वो एक बेहद कम फ्रीक्वेंसी की आवाज यानी इंफ्रासाउंड पैदा करती हैं। ये आवाज हम कानों से सुन तो नहीं सकते, लेकिन ये सीधे हमारे दिमाग पर असर करती है। इससे इंसान के अंदर भयंकर घबराहट, डर और पैनिक अटैक आने लगता है। सोचिए, रात के अंधेरे में आपके दिमाग में बिना किसी वजह के मौत का खौफ पैदा हो जाए, आप पागल हो जाएंगे। शायद यही उन 9 लोगों के साथ हुआ। वो डर के मारे टेंट फाड़ कर भागे। और वो जो 4 लोग खाई में मिले थे, जब वो अंधेरे में भटक रहे थे तो शायद वो एक छोटी सी बर्फ की गुफा बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके ऊपर कई टन भारी बर्फ का एक स्लैब एवलांच गिर गया। स्लैब एवलांच नॉर्मल एवलांच से अलग होता है। ये एक भारी कंक्रीट के ब्लॉक की तरह गिरता है जो बिना बाहरी चोट के हड्डियां चकनाचूर कर सकता है। और रही बात जीभ और आंखों के गायब होने की, तो दोस्तों, जब लाशें 2 महीने तक खुले में पानी और बर्फ के नीचे पड़ी रहती हैं, तो जंगली जानवर सबसे पहले शरीर के सबसे सॉफ्ट हिस्सों को ही खाते हैं। ये साइंस का जवाब है। बहुत लॉजिकल लगता है ना? लेकिन ये लॉजिक भी उस रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये लॉजिक आसमान में दिखने वाले उन नारंगी गोलों का जवाब नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, ये लॉजिक इस बात का जवाब कभी नहीं दे सकता कि सरकार ने उस रात का सारा सच हमेशा हमेशा के लिए उस खौफनाक पहाड़ की बर्फ के नीचे क्यों दफना दिया। ईगोर ड्यातलोव और उसके दोस्त सिर्फ एक पहाड़ चढ़ना चाहते थे, लेकिन वो अनजाने में किसी ऐसी चीज के बीच आ गए जो इंसानी समझ से बहुत परे थी। आज भी वहां एक स्मारक खड़ा है जिन पर उन 9 लोगों के चेहरे बने हैं। वो चेहरे जो आज भी हमसे पूछ रहे हैं कि उस रात आखिर वहां क्या हुआ था। सच क्या है, ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगली बार जब आप रात के अंधेरे में किसी ठंडी हवा की सनसनाहट सुने, तो एक बार पलटकर जरूर देखिएगा, क्योंकि कभी-कभी जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। क्या आप भी कभी ऐसी जगह पर गए हैं जहां आपको लगा हो कि आप अकेले नहीं हैं? नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और ये भी बताएं कि आपके हिसाब से ड्यातलोव पास की असली सच्चाई क्या है। मिलिट्री टेस्ट, एलियंस या कोई अनजानी ताकत?